आज हम पढ़ेंगे मतलब फ्री बॉडी किसी भी सिचुएशन का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें क्या क्या एजम्पशन है, अभी क्या क्या कंडीशंस है पहले वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या मानेंगे हम पॉइंट मास। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, जो अपना ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या मानेंगे हम, उसको मानेंगे पॉइंट मास कंसीडर। जैसे कि एक गुल्ली है उसके अंदर बंदर लटक रहा है तो बंदर पॉइंट शो करेंगे, इसको बिल्कुल एक पॉइंट मास, ठीक है। ऐसे कार है, बस है तो शो करेंगे पॉइंट मास को हम कंसीडर करेंगे, ओके। दूसरी एजम्पशन कि जो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपके ऑब्जेक्ट पे, बॉडी पे जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो सबको शो करेंगे। सो all the force acting on the object पे जो फोर्स लग रहे वो ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाए गए उन फोर्स की बात देख रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो शो करेंगे सारे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम पे। तीसरा क्या है कि आपका रेफरेंस पॉइंट डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन, कि ऐसी जगह पे होना चाहिए ताकि आप उसको इजीली डिटरमाइन कर पाओ, उसको इजीली डिफाइन कर पाओ, और डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। वो उसके लिए जरूरी है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन दिखाते हैं तो हमने स्ट्रेट लाइन उस पे पढ़ा था, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी होता है। क्या होता है कि आपका ऑब्जर्वर कौन है, कि उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है वो जरूरी है। तो जो थर्ड एग्जांपल आपके पास क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो हमें डिफाइन करना कोशिश करेंगे। मैक्सिमम केस में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ग्राउंड। क्या होगा ग्राउंड आपका क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा मोस्टली केस के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा ग्राउंड। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी टाइप पढ़े थे, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, वो भी हमने पढ़े थे। तो ये हमारा ग्राउंड वाला है वो किसमें है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एरिया, ठीक है। तो अब हम आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाएंगे कि वो कैसे होते हैं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ये लेते हैं, ये अपने पास मास m1 मास ये होगा अपने पास। तो इसका क्या है, टेंशन जो लगेगा, इसको फोर्स कुछ लगेंगे, टेंशन लगेगा, वो टेंशन क्या लगेगा, इससे अवे टेंशन हो गया T, टेंशन क्या बेटा T, इसमें इसका टेंशन अवे, उसकी टेंशन हो गई T। और हमें पता है जो आपकी पुली है उसको हम क्या मानेंगे, मासलेस एंड फ्रिक्शन लेस। यदि ये कंडीशन है गिवन क्वेश्चन में कि वो मास लेस है और फ्रिक्शन लेस है, तो मतलब हमारी उस स्प्रिंग के अंदर टेंशन भी क्या होगी बेटा, सेम। इसलिए मैंने दोनों में टेंशन क्या ली है, सेम ली है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो पुली है वो क्या है, मास लेस फ्रिक्शन लेस, क्लियर। अब इसके साथ इसमें जो टेंशन पुली का T1, इसके द्वारा T1
अब इसमें इससे अलग क्यों है? तो ये अनोथर स्ट्रिंग है। हमने बताया था अलग अलग स्ट्रिंग की टेंशन अलग अलग होती है, इसकी टेंशन उसकी। इसके मास की वजह से इसका डाउनवर्ड फोर्स लगेगा m1g, इसमें जो लगेगा जी m2g। तो ये इसमें फोर्स एक्टिंग हो गए। अब इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम के मदद से बताएंगे। तो पहले इसका बनाएंगे आप m1 पॉइंट, इसका m1 का m1 का मैंने इधर बना लिया बेटा जी। m1 पॉइंट मास डिटेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इसे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? डाउनवर्ड m1g, अपवर्ड, तो ये आपका m1 का फोर्स डायग्राम हो गया FBD, FBD डायग्राम होगा, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका? m1 पे। अब बनाएंगे आप किसके ऊपर बेटा? m2 का। किसका बनाएंगे? m2 का। तो m2 को पॉइंट मास कंसीडर कर लिया। इस पे सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन क्या थी? सारे फोर्स एक्ट करेंगे, तो सारे करें इसके ऊपर, तो सारे लगाओगे किससे होगा? m2g। अपवर्ड कौन सा टेंशन है? टेंशन क्या लगेगी इसकी? P। तो ये क्या हो गया मेरे पास? m2 का FBD, FBD डायग्राम हो गए, ठीक है, बनाना है। फिर बात करेंगे हम पुली पे, P पे। पुली पे आप देखोगे कि पुली से क्या? पुली से हो जाएगा, उसमें टेंशन T, इसमें इधर की टेंशन T, क्लियर? तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसका? पुली के ऊपर। तो P मान लिया मैंने, ध्यान से समझ बेटा, P, क्लियर? तो P में देखो टेंशन T1, एक अपवर्ड कौन सा लग रहा था? टेंशन T1, टेंशन T1। अब डाउनवर्ड क्या है? इधर भी T, इधर भी T, तो इधर लग गया T टेंशन, इधर। ये अपना फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसके लिए पुली, क्लियर? तो हमने पुली के केस में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इनको देखो, ठीक है। अब अगला डायग्राम की बात करते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अब, ठीक है। ये समझ में आया? अब इसका आप बना के देखना ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा इसको। आगे एक लाइन ले लिया हमने, क्लियर? इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास है m, क्लियर? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या क्या लगेगा, सारे फोर्स चेक करेंगे। तो इसमें जो फोर्स लगेगा तो क्या लगेगा? इसकी मास की वजह से बेटा वो क्या होगा? डाउनवर्ड, क्या लगेगा? वो mg, क्लियर? अब इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा जिसकी वजह से रुका हुआ है, इसमें चल रहा है, तो वो कैसे? परपेंडिकुलर फोर्स, वो क्या होगा? नॉर्मल, क्या होगा? वो नॉर्मल। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? जो मास है उसको हम, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पॉइंट मास मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉइंट मास। तो टेक पॉइंट मास, ठीक है। क्या है उसका? m, जिससे कौन से फोर्स एक्ट हो रहा है? इस साइड और इसका नॉर्मल फोर्स। इस तरफ क्या हो रहा है? ये इसका FBD डायग्राम, ये इसका FBD डायग्राम होगा, क्लियर? ये फ्री बॉडी डायग्राम थे आपने। अब जो पढ़ेंगे हम, अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में। क्या होगा? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम। न्यूटन फर्स्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ तो कौन से नाम से जाना जाता है? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया, हमने डिस्कस किया था। इसको किसके नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ
इनर्शिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को किसके नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी इसको हम जानते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सिस्टम के अंदर, मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, इस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लगा रहे हैं, इस पॉइंट में फोर्स लगा रहा है, मान लो F1, ठीक है, इस पॉइंट में फोर्स लग रहा है बेटा जी, वो लग रहा है अपने पास F2, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है अपने पास F3, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है अपने पास F4। एक सिस्टम पे अलग अलग फोर्स लगते हैं, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर अगर आप पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट फोर्स लग रहे हैं, उसका नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। उसका नेट फोर्स क्या होगा बेटा जी? जीरो। एक सिस्टम के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जब उनका रिजल्टेंट, उनका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होता है बेटा जी? जीरो होता है। ये कौन कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ये कौन कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इसको रिप्रेजेंट करें हम मैथमेटिकल, तो नेट फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स का जाएगा, इसकी बात करें आप F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस so on, किसके बराबर है बेटा जी? जीरो। किसके बराबर है बेटा जी? जीरो। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। साथ साथ नोट डाउन करते चलो इसको। इसको क्या कहते हैं आप? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें देखिए आप, मैं इसको आपको देता हूं। अब इसको आप देखिए, नेट फोर्स क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ से नेट फोर्स इक्वल टू, नेट फोर्स क्या है जी? जीरो। नेट फोर्स अगर आपका क्या है? जीरो आया है, नेट फोर्स क्या है इसका? जीरो आया है आपका, ठीक है। तो उस केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पढ़ा है 9th क्लास में, फोर्स के मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब नेट फोर्स, ठीक है, तो ये नेट एक्सीलरेशन। क्लियर? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स क्या बेटा जी आपका? जीरो। तो इसकी वैल्यू कर दो जीरो, तो N A N जीरो। आप ये बताइए क्या किसी बॉडी का मास जीरो हो सकता है? नॉट पॉसिबल। किसी बॉडी का मास जीरो हो सकता है? तो बॉडी हो गई तो उसके अंदर हमें पता है कुछ ना कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसके अंदर कुछ मास होएगा। इसका मतलब आपका मास इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। तो भाई जीरो करने के लिए किसको जीरो करना पड़ेगा आपको? एक्सीलरेशन। इसका मतलब इसमें क्या है? आपका एक्सीलरेशन जीरो होगा। आपका नेट एक्सीलरेशन बेटा जी क्या होगा? नेट एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो। नेट एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो इससे समझ में आया कि आपका न्यूटन लॉ कहना चाहता है कि आप नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम जीरो, इट मींस उसका नेट एक्सीलरेशन में क्या होगा? जीरो। मतलब वो कहना चाहता है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट पोजीशन में है, किसमें है? रेस्ट पोजीशन में है, तो वो रहेगा रेस्ट में, और मोशन में है तो मोशन में, ठीक है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, एल की रेस्ट, मोशन इन मोशन। क्लियर? मतलब रेस्ट में है, ऑफिस में रहेगा बेटा जी रेस्ट में, मोशन में है तो किसमें रहेगा? मोशन में रहने के लिए उसे क्या चाहिए? एक्सीलरेशन तो जीरो नेट, तो मतलब मोशन कैसे करेगा? मोशन के लिए तो स्पीड चाहिए भाई, मोशन के लिए तो क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। इट मींस मोशन में, इट मींस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मोशन में होगा जब ऑब्जेक्ट, इन केस न्यूटन फर्स्ट लॉ मतलब आपकी वेलोसिटी रहेगी बेटा जी कांस्टेंट, वेलोसिटी
कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब आपकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यदि आपकी कार 40 मीटर पर सेकंड पे जा रही है तो किस में जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। स्पीड के अंदर चेंज होगा? नो चेंज। स्पीड के अंदर चेंज होगा? नहीं होगा स्पीड के अंदर चेंज। अब वेलोसिटी किसके साथ डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे भी करती है। किसके करती है? डायरेक्शन पे भी करती है। तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। यदि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाए तो किस में जाता रहेगा? नॉर्थ डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो उसकी स्पीड भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। 40 में जाए तो 40, 20 में जाए तो 20, और सेम डायरेक्शन नॉर्थ में जाए तो नॉर्थ में जाता रहेगा, साउथ में जा रहा है तो साउथ में ही हो जाता रहेगा। तो ये अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन है। क्लियर? न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ आ गया। अब एक यहाँ से इक्वल और निकल के आता है कि F net 0 मतलब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है। आपका सिस्टम किसके अंदर है बेटा जी? आपका जो सिस्टम है वो किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम। ठीक है? इसको यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वर्ड कई बार जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर उसमें बहुत बार ये यूज किया गया है। ठीक है? तो आपको उस टाइम घबराना नहीं है कि इक्विलिब्रियम दे दिया तो मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम मींस आपका नेट फोर्स क्या बेटा जी? नेट फोर्स क्या होगा बताइए? 0। नेट फोर्स 0 क्या पूरा सिस्टम के अंदर आपका नेट फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। क्लियर? अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आए कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व आउट होते हैं। अब तक हमने टेंशन पढ़ा, नॉर्मल फोर्स पढ़ा और न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा। इन सभी को मिला के हम अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे क्योंकि आपने देख लिया कि आपने टेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखा हमने। फिर हमने क्या देखा? टेंशन को रिप्रेजेंटेशन सीख लिया हमने अब तक। नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया हमने अब तक। और हमने क्या पढ़ लिया? F B D भी हमने पढ़ लिया और साथ में इनके साथ हमने पढ़ लिया न्यूटन का फर्स्ट। इस सभी का यूज करते हुए हम निकालेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास अपने पास एक बॉडी है जिसका जो मास है वो है 5 kg। कितना है? 5 kg। उसको स्प्रिंग किया गया है। दूसरा जो मास है वो अपने पास है 7। क्या है? 7। क्लियर? इसका हमें कह रहा है कि टेंशन क्या निकालना है? टेंशन एक्टिंग ऑन द फाइंड the tension on both string। दोनों स्ट्रिंग के अंदर हम फाइंड आउट जो करेंगे वो क्या करेंगे? टेंशन। क्या करेंगे? टेंशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? जब भी ऐसा डायग्राम आता है इसमें फोर्स कौन कौन सा एक्ट हो रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं वो अब हम बताएंगे इसके अंदर। क्लियर? इसके अंदर मान लिया अपवर्ड फोर्स आएगा टेंशन T। क्या जाएगा? टेंशन T। इधर टेंशन क्या जाएगा? T जाएगा? नहीं, आपकी स्ट्रिंग हो गई चेंज। स्ट्रिंग चेंज मतलब टेंशन भी चेंज। तो हम यहाँ पे मान लेंगे T1। क्या मान लिया? T1। क्लियर? अब देखिए इसके अपवर्ड इसमें जो टेंशन लगेगा वो क्या लगेगा? T1। बहुत सारे T1 क्यों लिया? बिकॉज है सेम स्ट्रिंग है ना। सेम स्ट्रिंग मतलब सेम टेंशन। डिफरेंट स्ट्रिंग मतलब डिफरेंट टेंशन। अब इसके मास की वजह से इसका जो लगेगा वो क्या लगेगा? 7g। 7g समझ गए ना? mg लेते थे। इसका मास कितना है? 7। इसका मास कितना है? 7 है बेटा जी। इसका मास कितना है? 7। क्लियर? अब इसकी टेंशन इसका मास की वजह
डाउनवर्ड, वो क्या लगेगा 5 जी, वो क्या लगेगा 5। क्लियर हो गए? इसके ऊपर जो जो फोर्स लग रहे थे हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले ये काम टेंशन जो भी इसमें फोर्स लग रहा था वो हमने सारे रिप्रेजेंट कर दिए। इसके द्वारा जो लगाया जाएगा वो होगा टी। क्लियर? अब इसका बनाएंगे हम एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाएंगे बेटा जी? फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान रखना जो क्वेश्चन निकालेंगे टेंशन बोथ स्ट्रिंग, ये सिस्टम किसमें है? सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम। सिस्टम किसमें है? हमारे इक्विलिब्रियम में कंडीशन है ये वाले, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इक्विलिब्रियम मींस आपका नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है मास kg और शक्ति kg के ऊपर, वो कितना होगा? नेट फोर्स 0। किसका होगा नेट फोर्स? 0। ठीक है? और उसकी हेल्प हम क्या निकालेंगे? स्ट्रिंग में टेंशन निकालेंगे। स्ट्रिंग में क्या निकालेंगे? टेंशन। ठीक है? तो अब इसका बनाते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। राइट? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, रिप्रेजेंट द 5 kg, रिप्रेजेंट 5 kg। क्लियर? अब इसमें 5 kg बेटा जी, इसमें कौन सी लगी है? इधर लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा? टी टेंशन। इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है बताइए? डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है? T1। और कौन सा लग रहा है? 5। क्लियर? ये बॉडी फ्री डायग्राम हो गया आपके मास 5 kg। अब बनाएंगे आप सभी सेल। किसे बनाओगे? 7 kg के लिए we have 7 kg, downward 7g, upward T1। क्लियर? यही तो लग रहा है इसके ऊपर T1 और डाउनवर्ड 7g। क्लियर? अब देखो नेट फोर्स इक्वल टू 0। नेट फोर्स इक्वल टू 0। नेट फोर्स की फोर्स कौन सा है? T1। या अपोजिट डायरेक्शन में बेटा जी, अपोजिट में है तो अपोजिट में क्या हो जाएगा? साइड। जी ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको मानेंगे। मैंने बोला तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट 1 अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, T माइनस 7g। नेट फोर्स क्या होगा इसमें? किसकी इक्वल हो गया? ओ किसकी इक्वल हो गया? 0। तो T इक्वल टू 7g, T इक्वल टू 7g। और g की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? g ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 होती है। इसको हम मान लेते हैं 10। इसको क्या मान लेते हैं बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। ये इसके सही। क्लियर? पुट करें तो t की वैल्यू क्या आ गई? T1 और T1 था ये। T1 की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 7 मल्टीप्लाई 10 17 न्यूटन। 17 न्यूटन। समझ में आया? क्लियर? अब चलते हैं हम इस केस में सेकंड वीडियो। ठीक है? हमने एक स्ट्रिंग पे तो लगा लिया भाई, इस स्ट्रिंग पे तो T1 की वैल्यू निकाल ली। उससे क्या दोनों स्ट्रिंग आपस में हमारी T की वैल्यू, T की वैल्यू बच गई ना। तो T की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए इसमें आ जाओ। इसमें नेट फोर्स T1 ऊपर की तरफ, T1 तो क्या होगा? पॉजिटिव। नीचे की डाउन की तरफ क्या है? T1 माइनस। ये लेंगे माइनस, ये भी फॉरवर्ड साइड क्या लेंगे? माइनस 5g इक्वल टू नेट फोर्स 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। जो आपका सिस्टम है इक्विलिब्रियम के अंदर है वो इसमें क्या जाएगा? नेट फोर्स आपका 0। नेट फोर्स क्या जाएगा? 0। तो बेटा इसको देना चाहिए T इक्वल टू T1 प्लस 5g। T1 की वैल्यू निकाली थी अभी, कितनी है? 70 प्लस 5g की वैल्यू 10। तो 70 प्लस 50 क्या आ गई? 120 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है? आज के लिए हम इतना ही, आगे बाकी के न्यूमेरिकल आगे करेंगे। ओके?